नमस्कार साथियों, मैं शुभम शर्मा आपका स्वागत करता हूं अभ्युदय आईएएस के इस ऑनलाइन चैनल पर और जिस पर आपकी आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी बेहतरीन तैयारी यहां पर हम करवा रहे हैं। इसी क्रम में जो अपना ये बैच है जिसमें आपकी ईओ आरओ की जो एग्जामिनेशन है उसमें जो आपका राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का जो सेक्शन है वो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले का आपका जो ओरिएंटेशन सेशन था उसमें मैंने आपको सारा जो सिलेबस है वो डिस्क्राइब किया था कि आपके ईओआरओ का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, उन सभी चीजों की हमने चर्चा कर ली थी। हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से आपका जो 80 नंबर का जीएस वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें से कितने सवाल आपके राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से आ सकते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको बिल्कुल पता लग गई होगी। ठीक है, तो यहां से हम अपनी जो ईओआरओ की जो क्लासेस हैं उसको व्यवस्थित तरीके से शुरू कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज की जो पहली आपकी क्लास रहने वाली है वो आपकी अभी अपन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप सभी हमसे जुड़े और बिल्कुल आपके इस विश्वास को हम जरूर उस पर खरा उतरेंगे, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि स्ट्रेटजी की मैं आपसे ओरिएंटेशन में बात कर चुका हूं कि किस प्रकार से हम जो राजस्थान का इतिहास है उसको डील करने वाले हैं। देखो, वैसे तो बहुत ही वास्ट है आपका राजस्थान का इतिहास, यदि आप बहुत ही डीप में उसकी चीज गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत ही विस्तृत चीज है, लेकिन हमको चीजें भी जाननी है और उसके साथ में हमें ध्यान में ये रखना है कि अपनी एग्जाम के हिसाब से क्या चीजें अपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं जरूर आपके साथ में लेकर चलूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है अपना, उसके लिहाज से जो फैक्ट्स जो सूचनाएं आपके लिए जरूरी हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना श्री गणेश करते हैं आज की क्लासेस का। एक बार मैं देख लेता हूँ सिस्टम वगैरह प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है और सभी चीजें होपफुली सही वर्क कर रही हैं। तो यहां से अपना ये जो सेशन है इसको अपन शुरू करने वाले हैं। बस मुझे एक सेकंड आप दीजिए। चलिए, तो सभी चीजें अपने यहाँ पर ठीक तरीके से काम कर रही हैं। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान के इतिहास को। और बेसिकली यहाँ पर जो आपकी एग्जामिनेशन है ईओआरओ उसके लिहाज से कर रहे हैं और बाकी के आपके राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनके अंदर आपकी ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है, आपको बहुत अच्छे से पता है अपने प्यारे राज्य राजस्थान के बारे में। ठीक है, और जब भी बात होती है इतिहास की तो देखिए ये शब्द अपने आप में ही इतना विशाल है कि इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। लेकिन मोटे मोटे शब्दों में यदि अपने इतिहास को समझने की यदि बात करें तो इतिहास का सीधा सा मतलब क्या है, ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं जो आपके घट चुकी पहले, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन घटनाओं का, उन सूचनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उन सूचनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो एजेंडा रहने वाला है वो है अपने राजस्थान की ऐसी घटनाएं जो इससे पहले घट चुकी हैं और हमारे लिए एज ए स्टूडेंट और एज ए नागरिक भी उन चीजों के बारे में, हमें हमारी संस्कृति के बारे में, उस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम उन सारी सूचनाओं का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे और वो आपका टॉपिक रहने वाला है, एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। ठीक है, देखो जब इतिहास की यहां पर बात शुरू हुई है तो चलिए अपना शुरू कर देते हैं चीजों को। जब अपने इतिहास की बात हो रही है तो दो शब्द आते हैं। मैं कुछ बेसिक चीजों की आज बात करूंगा जो आपके इतिहास से जरूरी हैं। एक होता है आपका अतीत, क्या होता है, एक होता है आपका अतीत और दूसरा अपना होता है इतिहास। इसमें बेसिक सा अंतर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके अतीत और इतिहास के अंदर बेसिकली क्या फर्क होता है। तो भाइयों, अतीत का मतलब सीधी सी बात है ऐसी चीजें जिनका आपको रिटर्न के अंदर, लिखित के अंदर उसका साक्ष्य बेसिकली आपको नहीं मिला है। समझ रहे हो आपको कि भाई आपको पता है कि ये इससे पहले घटना हो चुकी है, लेकिन रिटर्न में आपके पास में, रिटर्न में उसका साक्ष्य,
उपलब्ध नहीं है तो वो चीज तो हो गई अतीत, ठीक है। और ऐसी घटनाएं जिनका आपके पास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, क्या है, जिनका आपके पास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वो आपका क्या हो जाएगा, इतिहास। इतना ही फर्क है, ठीक है, इतना ही फर्क है इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए तो अपन यहां से शुरू करने वाले हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर हम चीजों को शुरू कर रहे हैं। आज की आपकी पहली क्लास है जिसके अंदर अपन बेसिक कुछ महत्वपूर्ण चीजें राजस्थान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और राजस्थान के इतिहास को यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यदि आप राजस्थान की बात करते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए और वो क्या है, वो है आपका राजस्थान का मानचित्र। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी राजस्थान की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उनको राजस्थान के मानचित्र के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। एक बार फिर भी निगाह मार लेते हैं, ये आपका राजस्थान का पूरा मानचित्र है। इतिहास की दृष्टि से जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी उनको यहां पर हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो ये आपका राजस्थान का क्या है, मानचित्र है, ठीक है। सबसे पहली बात है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है आपकी, भाई राजस्थान की जो आकृति है वो लगभग इस प्रकार से आपके क्या है, पतंगाकार, कैसी आकृति है, पतंगाकार आपके आकृति है ज्योग्राफी में, और अच्छे से आप पढ़ोगे। और जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है विषम कोणीय, इसको बोला जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज वाली ये आकृति है, ठीक है। चलिए तो मेरा कहने का मतलब है आपको राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर जो भी आपके क्षेत्र आते हैं, यदि अपन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ का रीजन कौन सा है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली आपका मेवाड़ का रीजन कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा है, इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है और आपका शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि अपन मोटा मोटी बात करें तो आपका जो पश्चिम राजस्थान का जो पार्ट है जिसके अंदर मुख्य रूप से आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर आपके आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, आपके मारवाड़ में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सभी आपके मेवाड़ क्षेत्र के पार्ट हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात होगी तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये आते हैं आपके वांगड़ क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें तो उन्हें कहा जाता है हाड़ौती का क्षेत्र। और इसके अलावा यदि हम बात करें सीकर, चूरू, झुंझुनू की, ये आते हैं आपके कौन से क्षेत्र में, ये आते हैं आपके शेखावाटी के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो जयपुर, दौसा और टोंक, सवाई माधोपुर, ये वाला रीजन है, ये आपके आता है ढूंढाड़ में। ये क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अब जब राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करना के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इन्हीं, जो ये आपका मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, ये ढूंढाड़ है, इन सभी जो क्षेत्रीय विभाजित, जो आपका क्षेत्रीय विभाजन है, इसी का इतिहास आपको मुख्य रूप से जानना है, ठीक है। तो मैंने अभी बस ये चीजें आपको इस हिसाब से बताई हैं कि कुछ चीजें आपको मालूम होंगी, कुछ चीजें यदि नहीं है तो उन्हें हम हमारी क्लासेस के माध्यम से साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां तक की चीज में कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है जिस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, पहली बात तो मैं करूंगा राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा, ठीक है। सबसे पहली हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए शुरू करेंगे हम
राजस्थान के इतिहास को, उसमें सबसे पहली बात चलिए बताइए कि जब से आप पैदा हुए हैं आपने तो राजस्थान का नाम क्या सुना है? राजस्थान ही सुना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या इतिहास में भी इसका नाम पहले राजस्थान ही था क्या? क्या पहले से राजस्थान नाम चला आ रहा है क्या? तो उन चीजों को अपन यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले इसका जो आपको नाम मिलता है, एक नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या नाम है? नाम है आपके राजपूताना। आपने नाम सुना होगा राजपूताना। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि राजस्थान जब इसका नाम बना उससे पहले क्या क्या नाम था और किस किस ने ये नाम दिया, ये भी अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पर फोकस रहेगा कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर हम जरूर करते जाएं। ठीक है, आप चाहो तो साथ में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपको जो ये स्लाइड्स हैं ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं राजपूताना की, तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1805 में किया गया। ठीक है, और ये किसने किया? ये किया आपके विलियम फ्रैंकलिन ने। जो जरूरी फैक्ट होंगे वो मैं आपको यहां पर बोर्ड पे लिखता हुआ चलूंगा कि सबसे पहले 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, 1 मिनट। विलियम फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भाई विलियम फ्रैंकलिन ने इसका प्रयोग एक्चुअली कहां पर किया होगा? कहीं तो किया होगा जिससे आपको पता चले। अब आप जानते हो कि इतिहास उसी चीज को माना जाता है जो बेसिकली क्या है, आपका रिटन एविडेंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि विलियम फ्रैंकलिन की एक किताब है जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है आपके राजपूताना। तो अपने को इस किताब का जो नाम है वो भी यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर आपकी ये जो पुस्तकों का नाम है ना वो भी पूछ लिया जाता है, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम है मिलिट्री मेमोरथन ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये इनकी एक किताब थी। इस किताब के अंदर उन्होंने राजस्थान का जो नाम है वो क्या बताया है? राजपूताना। तो सबसे पहली बात आपको ये यहां से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये आपकी पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे नाम के ऊपर जिसका जिक्र आपके इतिहास में आता है, और वो दूसरा नाम आपका राजस्थान को दिया गया रायथान नाम से। ठीक है, क्या नाम से? अब आपको दिख रहा होगा कि यहीं से कहीं ना कहीं ये नाम आगे चलकर क्या बन गया? राजस्थान आपके बन गया। ठीक है, रायथान नाम का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके कर्नल जेम्स टॉड। इनका नाम आप राजस्थान के इतिहास में बहुत ही सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये रखते हैं राजस्थान के इतिहास में। और राजस्थान के इतिहास को यदि एक बढ़िया तरीके से सबके सामने रखने का एक श्रेय जाएगा तो वो किसको जाएगा? आपका कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, तो फिर आप पूछेंगे कि भैया ये जो आपने रायथान नाम बताया है तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका जिक्र कहां पर किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने इसका जिक्र कहां पर किया है? तो बिल्कुल फिर से वही बात है, इनकी जो पुस्तक है जिसके अंदर आपके रायथान का जिक्र आएगा वो कौन सी पुस्तक है? मैं उसका नाम आपको लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कई बार। देखो, ये बुक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहां से हमको ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि सबसे पहली बात है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की जो किताब है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं अपने
कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किताब के अंदर राजस्थान का नाम क्या दिया है, इस किताब में उन्होंने राजस्थान का नाम बताया है आपके रायथान। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले यदि रायथान शब्द का यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो वो कर रहे हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अच्छा, यदि अपन से बात करें इस पुस्तक की, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए, यहां से भी कई बार आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बुक के लेखक कौन है। तो लेखक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेखक का नाम आपके है कर्नल जेम्स टॉड। क्लियर है आपको? ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो पुस्तक है इसके संपादक कौन थे, इस पुस्तक के संपादक कौन थे, एक सवाल तो ये बन सकता है, इस पुस्तक के संपादक कौन थे, तो मैं आपको बता दूं इस पुस्तक के संपादक थे आपके विलियम कुक, जिसे अपन बोलते हैं बेसिकली एडिटर। ठीक है, एडिटर होते हैं जिनकी देख रेख में आपके बेसिकली प्रिंटिंग का, छपाई वगैरह का काम होता है। ठीक है, और ये पुस्तक समर्पित थी आपके जो जेम्स टॉड हैं उनके गुरु हैं। जेम्स टॉड के जो गुरु हैं उनका नाम है यति ज्ञान। क्या नाम है? जेम्स टॉड के गुरु हैं उनका नाम है यति ज्ञान चंद्र। ठीक है, यति ज्ञान चंद्र हैं, उनको ये बेसिकली पुस्तक क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। इसमें सबसे पहले रायथान शब्द का प्रयोग किया गया। यदि इस पुस्तक की बात करें, इस पुस्तक के संपादक कौन है, इस पुस्तक के एडिटर हैं आपके विलियम कुक, और ये पुस्तक किसको समर्पित है, टॉड के जो गुरु हैं यति ज्ञान चंद्र, उनके लिए बेसिकली ये पुस्तक समर्पित है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप यदि कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मालूम होनी चाहिए। हाँ, चलो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, वैसे तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए इसके आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक वगैरह सब ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड की जो ये पुस्तक थी, इसका दूसरा भाग था। कर्नल जेम्स टॉड की ये जो पुस्तक है, इसका सेकंड जो भाग था उसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान बेसिकली क्यों रखना है। इसका नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है आपका द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट, जिसका नाम क्या है? राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। ठीक है, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है, कब ये पुस्तक बेसिकली आपके लिखी गई? तो 1832 में लिखी गई। और किसने ये पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक के रचयिता का नाम आपको पता ही है, कर्नल जेम्स टॉड। अब हमारे लिए इस पुस्तक को जानना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन ये है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इसी पुस्तक के अंदर आपके राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग किया किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या चीजें ध्यान हो गई, हमारी कोशिश रहेगी अपन क्लास में याद कर लें। सबसे पहले
जो शब्द यहाँ पर दिया गया राजपूताना 1805 में आपके विलियम फ्रैंकलिन ने दिया, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, मिलिट्री मेमोरथन ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में जो दूसरा नाम आता है वो है आपके रायथान, और रायथान नाम देने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड। ये नाम कहां पर मिलता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक में, जिसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड और जिसके संपादक थे विलियम कुक, और ये समर्पित किसको है, यति ज्ञानचंद्र जी को, जो कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु रहे थे, उनको ये पुस्तक समर्पित थी। दो नाम पता चल गए, यहां से कोई सवाल पूछे याद रखेंगे। इसके बाद में आपकी जो पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके सेकंड भाग में द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, जो कि 1832 में रचित है, इसके रचयिता कौन थे, तो बिल्कुल कर्नल जेम्स टॉड थे। और इसमें क्या शब्द प्रयोग किया गया, इसमें शब्द प्रयोग किया गया राजस्थान। क्लियर है आपको? तो आज की अपनी जो कक्षा है इसके अंदर हम बेसिक्स चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतिहास क्या होता है, किस प्रकार से इतिहास के अंदर जब हम मूव करेंगे तो पहले अलग अलग नाम चलते थे और फाइनली जाके इसका नाम क्या हो गया है, राजस्थान हमारे प्यारे प्रदेश का नाम हो गया है। क्लियर है आपको? यदि आप यहाँ से कोई और चीज आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का तो वहां पर एक चीज की चर्चा आती है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर पूछा जाता है उस समय पर राजस्थान में कितनी रियासतें थी, राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ उसके बाद में जब संपूर्ण राजस्थान बना, तब एक संपूर्ण राजस्थान बना। उससे पहले अपन जानेंगे कि रियासतें क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने ठिकाने थे, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका भी दूंगा कि ठिकाने क्या होते हैं, रियासत क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा एक अपन जिसे कहते हैं चीफ कमिश्नरेट वाला क्षेत्र, क्या बोलते हैं अपने, चीफ कमिश्नरेट वाला क्षेत्र। तो ये आपके 3 सवाल हैं कि राजस्थान में आपकी कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने चीफ कमिश्नरेट वाले क्षेत्र आपके यहां पर थे। देखो रियासत की सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आप पूछोगे कि सर ये रियासत होती क्या है। बेसिकली रियासत क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, ऐसा स्थान जहां का मुखिया कौन होता है, राजा होता है। इतनी बात पता होनी चाहिए रियासत के बारे में। देखो ये रियाया शब्द से बना है, रियाया का मतलब होता है प्रजा, और प्रजा का मुखिया कौन, यदि प्रजा का मुखिया कौन है आपके, राजा। ठीक है, राजा जो है, ऐसा स्थान जहां का मुखिया राजा होता है, उसे बेसिकली आप क्या बोल देते हो, उसे बोल देते हो रियासत। ठीक है, ठिकाने का मतलब क्या है, ठिकाने का मतलब ऐसा है कि रियासत के अंदर एक ऐसा मान के चलो कि कोई छोटा भाग है, या फिर आप इसे सामान्य शब्दों में कहें तो कह सकते हो कि एक रियासत के अंदर छोटी रियासत है। ठीक है, उसका जो छोटा भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है ठिकाना। क्या बोलते हैं, ठिकाना। क्लियर है, इतनी बात पता होनी चाहिए। चलिए चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र पे भी आएंगे, बात करते हैं राजस्थान में कुल जो रियासतें थी उनकी संख्या कितनी है। तो भैया राजस्थान के अंदर आपकी बेसिकली कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ठिकाने हैं ये कितने थे आपके, तो राजस्थान के अंदर बेसिकली ये जो ठिकाने हैं वो कितने थे, 3 ठिकाने थे। क्लियर है, अब हम आएंगे तीसरी चीज के ऊपर जिसका नाम है चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो ये दोनों बातें आपको यहां से क्लियर हो गई। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र का मतलब होता था एक तरह से केंद्र शासित राज्य। ठीक है, जैसे अपने अभी केंद्र शासित राज्य होते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय पर भी जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उस समय पर आपके चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र बनाया गया था। इसको और क्या नाम दिया गया था, इसको और क्या नाम दिया गया था, तो जो हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं तो ये भी क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे।
और केंद्र में कौन बैठे हुए थे उस समय पर? केंद्र में बैठे हुए हैं आपके ब्रिटिशर्स। क्लियर है आपको ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र को क्या बोलते थे? राजपूताना रेजिडेंसी। आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न राजस्थान के अंदर कि यहां पर क्या होते थे, रेजिडेंसी की स्थापना कर दी जाती थी, जहां पर ब्रिटिशर्स की तरफ से एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी होता था जो नियुक्त हो जाता था। ठीक है, कब हुई इसकी स्थापना? बेसिकली 1832 के आसपास आपके इन राजपूताना जो रेजिडेंसी है इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, अभी जो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र होता था ये किसके अधीन होता था? एजीजी नाम का व्यक्ति होता था, जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो क्या होता था? गवर्नर जनरल को बेसिकली आपके रिपोर्ट करता था। ठीक है, इतनी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। यदि बात करें इन 3 ठिकानों की, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो बार बार उनका जिक्र आएगा। चलिए कौन कौन से हैं वो 3 ठिकाने? तो पहला ठिकाना है आपका लावा ठिकाना। ठीक है, आज बेसिक वाली क्लास है तो राजस्थान की बेसिक चीज अपन ले रहे हैं। लावा ठिकाना, तो लावा कहां पर है? लावा ठिकाना कहां पर है? टोंक के अंदर था। ठीक है, दूसरा ठिकाना है आपके जिसका नाम है नीमराणा। नीमराणा कहां पर है? अलवर के अंदर आपके नीमराणा है। और जो तीसरा ठिकाना है उसका नाम क्या है आपके? तीसरे ठिकाने का नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना जो कि आपके कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बातें राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप बात करें तो जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास को 3 भागों में बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है। मैंने ओरिएंटेशन में भी आपको बताया था, इतिहास डिवाइड होता है आपका सबसे पहले आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री जिसे अपन बोलते हैं मध्यकाल, और उसके बाद में आ जाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जिसे अपन बोलते हैं आधुनिक काल। ठीक है, तो हमारे लिए देखो एंशिएंट हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो यदि राजस्थान से आप थोड़ा सा संबंध करेंगे चीजों को तो अपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप हिस्ट्री उठा के देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब हो गया प्राचीन काल के समय जो आपके राजवंश रहे। यदि मैं मोटा मोटी नाम लेके देखूं तो किस किस का नाम ले सकता हूं? मैं नाम ले सकता हूं अशोक का, मैं नाम ले सकता हूं हर्षवर्धन का, मैं नाम ले सकता हूं किसका? अशोक हो गए, हर्षवर्धन हो गए, और उससे भी पहले अपन चले जाएं तो बहुत सारे आपके डायनेसिटीज आई, सातवाहन हो गए, मतलब वो सारी चीजें अपन देखते हैं। लेकिन उस समय पर बहुत ज्यादा राजस्थान का क्या जिक्र आता है? क्या बहुत ज्यादा राजस्थान का जिक्र नहीं आता। लेकिन यदि आप भारत के इतिहास को भी देखो तो मध्यकाल को आप याद करके देखिए, क्या मध्यकाल के अंदर यदि आप अकबर को पढ़ते हो तो क्या अकबर को पढ़ सकते हो क्या बिना राणा प्रताप के? क्या अकबर को पढ़ सकते हो क्या बिना मान सिंह के? समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी ज्यादा? मिडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि इसका संबंध रहा है राजस्थान से सबसे ज्यादा। ठीक है, मध्यकाल के अंदर जितने भी आपके राजवंश हुए तो ये सभी आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा संबंध किससे? राजस्थान से। फिर उसके बाद मैं करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो बिल्कुल जितने भी आपके 1857 का रिवॉल्ट की बात कर लो, उसका संबंध भी कहां से रहा है? राजस्थान से रहा है। इसके अलावा कितने आपके प्रजामंडल आंदोलन हो गए, ठीक है, किसान विद्रोह हो गए, इन सभी का संबंध भी आपका किससे रहा है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहा है, और राजस्थान का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कितने अपने क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए शहीद हुए और राजस्थान को नाम रोशन किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि राजस्थान के यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकाल और आधुनिक काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं, और एग्जामिनर का फोकस भी वहीं ज्यादा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक्स में हमने ये चीजें भी देख ली हैं कि राजस्थान में कितनी रियासतें हैं, कितने ठिकाने हैं, और कितना आपका जो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र कौन सा था। तो बेसिकली इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये था आपका अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र। अजमेर मेरवाड़ा। यदि आप भारत के लेवल पे बात करेंगे तो कुर्ग भी हुआ करता था, जो अभी कहां पर है? मैसूर के पास कर्नाटक में, वो भी आपका एक चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र हुआ करता था।
क्लियर है ये बात आपको? चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे मूव करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको जो बातें हैं वो ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी तक की जो हमारी चर्चा रही है उसमें हमने देखा कि बेसिकली आपका इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, और राजस्थान से यदि अपन ताल्लुक रखें तो राजस्थान से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का कितना क्या संबंध है। ओरिएंटेशन क्लास में सिलेबस के थ्रू भी मैंने आपको ये बातें समझा दी थी। ठीक है, और आप यहां से समझ चुके हो कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से किया गया और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिए बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है उनकी भी यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक आज के लिए अपन एक और चीज लेके चलेंगे। वो टॉपिक क्या है आपका? देखो, अब आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया कि मध्यकाल से इसका बेसिकली संबंध है। ठीक है, जब इसका मध्यकाल से संबंध है तो मध्यकाल में यदि आप राजस्थान की चर्चा करें तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा किनका? राजपूतों का, क्योंकि आपके जो राजपूत रहे हैं, जो रणबांकुरे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा यहां पर योगदान रहा है। ठीक है, वही राजवंश वगैरह वही सब आपको पढ़ना है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले और उस समय का जो एक कल्चर रहा है, जो भी उस समय की व्यवस्था थी जिसके अंदर राज्यकाज किया जाता था, वो करने वाले बेसिकली आपके राजपूत रहे हैं। तो राजपूतों की चर्चा यहाँ पर अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना जो अगला टॉपिक है उसे यहाँ पर हम शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम अगला जो आपका विषय लेने वाले हैं उस विषय का नाम क्या है? उस विषय का आपका बेसिकली नाम है कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या चीज है? तो देखिए, जो भी अपना जो सिलेबस है और राजस्थान का इतिहास आप जानते हो कि कितना बड़ा सिलेबस है, कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमको हमारे ईओ आरओ के एग्जामिनेशंस को भी ध्यान में रखना है और जो विषय उसकी गंभीरता का भी ध्यान रखना है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जितनी रिलेवेंट चीज लगेगी ना वो चीज अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है, जब आपको मालूम चल गया कि राजस्थान जो शब्द है वो कैसे कैसे आपका आया। पहले राजस्थान नहीं कहते थे, रायथान कहा जाता था, राजपूताना कहा जाता था, कैसे कैसे आपका राजस्थान जो शब्द है वो डेवलप हुआ। फिर बाद में जब इतिहासकारों ने अध्ययन शुरू किया और इतिहास में वो बढ़े, तो वहां पर उनको क्या मिलते हैं? उनको बेसिकली मिलते हैं आपके राजपूत। अब पहली बात यहाँ पर सबके दिमाग में क्या आती है कि यार ये राजपूतों का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये राजपूत बेसिकली उत्पन्न कैसे हुए, कहाँ से ये राजपूत आए हैं, उसके बारे में देखो। इतिहास में क्या होता है कि अलग अलग जो आपके इतिहासविद होते हैं, ठीक है, वो अपने अलग अलग रिसर्च करते हैं, उससे कुछ उनका कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के राजस्थान में आपके कौन कौन से मुख्य इतिहासकार रहे और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके कुछ सवाल बन जाते हैं। देखो, इधर मैं आपके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं नाम लिख देता हूं GH ओझा। क्या नाम है? GH ओझा जी हैं, जिनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद्र अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? गौरी शंकर हीराचंद, बहुत बड़ा नाम भाई, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, अग्रवाल गलत भूल गया था। ठीक है, तो ये बोलते थे कि जो राजपूत हैं वो किसकी संतान है। ये बोलते थे कि राजपूत हैं किसकी संतान। मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे एक आपके सारणी टाइप बन जाएगी। ये है आपके आर्यों की संतान।
किनकी संतान? आर्यों की संतान। अब देखो बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि आर्य कौन थे या फिर जो भी चीजें हैं, उसके भी अलग अलग सिद्धांत हैं, आर्यों के लिए भी अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आर्यों की संतान है ना, इनको बेसिकली क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। और क्षत्रियों में दो वंश की यहाँ पर चर्चा होती है बेसिकली। एक वंश है आपका सूर्यवंश और दूसरा वंश है आपका चंद्रवंश, जहां से बताया जाता है कि भैया ये वाले जो क्षत्रिय हैं ये सूर्यवंशी हैं, ये वाले जो आपके क्षत्रिय हैं वो क्या हैं? आपके चंद्रवंशी हैं, ठीक है। तो यहां पर जो जीएच ओझा जी हैं उन्होंने क्या बताया? बेसिकली जीएच ओझा जी ने बताया है यहां पर आर्यों की संतान, ठीक है। अच्छा, इन्होंने तो ये बात बता दी कि भाई आर्यों की संतान है, और आर्यों की संतान में दो पक्ष हो गए, जिसे अपन बोलेंगे क्षत्रिय, और क्षत्रिय में कौन से? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। क्लियर है आपको? चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। मैं दूसरा नाम, देखो कुछ नाम आपके सामने लिख रहा हूं, और आप देखेंगे कि राजस्थान की एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि भैया उत्पत्ति किसके अनुसार क्या है, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं आपको। एक है आपके नयनचंद सूरी, क्या नाम है इनका? नाम है आपके नयनचंद सूरी। और दूसरे हैं आपके जयानक भट्ट। ये नाम आप देखते जाइए, नयनचंद सूरी और जयनायक भट्ट कह दो या फिर जयानक भट्ट कह दो, संधि विच्छेद अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक है, नयनचंद सूरी की पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? नयनचंद सूरी की पुस्तक का नाम है हम्मीर महाकाव्य। ये पुस्तकें हम अलग भी देखेंगे। इसके साथ में ये पुस्तक आप साथ के साथ में जो इंपॉर्टेंट आती जाए वो शुरू से ध्यान करते जाना तो बढ़िया रहेगा। नयनचंद सूरी की पुस्तक रही हम्मीर महाकाव्य, ठीक है। और जयानक भट्ट की आपके पुस्तक है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। ध्यान देना, पृथ्वीराज रासो नहीं है क्योंकि उसके रचयिता तो चंद्रवरदाई हैं, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की और नयनचंद सूरी की कौन सी है? हम्मीर महाकाव्य, ठीक है। ये बताते हैं, ये दोनों का जो मिला जुला जो रुझान बोल सकते हो, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो राजपूत हैं, भाई क्षत्रिय तो मान ही चुके थे, इन्होंने बोला कि राजपूत क्या है? राजपूत हैं आपके सूर्यवंशी। क्लियर है बात आपको? कि सबसे पहले आपके जो ओझा जी हैं उन्होंने बोला कि आर्यों की संतान है, उनको क्या बोला गया? क्षत्रिय, और उनमें भी दो पार्ट, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। क्लियर? उसके बाद में आपके नयनचंद सूरी जिन्होंने हम्मीर महाकाव्य लिखा और जयानक भट्ट जिनने लिखा पृथ्वीराज विजय, ये दोनों बता रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? इनको माना उन्होंने सूर्यवंश से। क्लियर है आपको? सूर्यवंश का आप संबंध समझे तो सूर्यवंशी कौन? भगवान राम, भगवान श्री राम का संबंध है सूर्यवंश से, तो वहीं से उनका क्या है? सूर्यवंश चल रहा है, ठीक है। दशरथ जी, भगवान श्री राम जी, उसके बाद में उनके जो पुत्र हुए लव और कुश, और उनकी जो पीढ़ियां चलती आई कहीं ना कहीं उनसे संबंध है, देखेंगे हम आगे और चीजों को। इसके अलावा चंद्रवंश का संबंध रहेगा भगवान श्री कृष्ण से, उनके जो वंश से माने जाते हैं वो चंद्रवंशी। क्लियर है? ये चीज आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो दो आपके हो गए, तो यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर फटाफट से। देखो आर्यों में भी दो बात होती थी। कई लोग कहते हैं कि आर्य जो हैं वो आपके बाहर से आए थे। बताया जाता है कि आर्य क्या है? सिंधु नदी को पार करके और यहां पर आ गए थे, ठीक है। तो कई लोग उनको मानते हैं विदेशी, और कई लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, वो इधर उधर से नहीं आए, वो अपने यहीं के हैं, जिनको क्या बोला जाता है? वैदिक आर्य, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कि उस चीज की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। तो चलिए अगला यहां पर अपन देख लेते हैं। तीसरा नाम आएगा आपका सीवी वैद्य। क्या नाम है? सीवी वैद्य। और सीवी वैद्य आपके क्या बताते हैं कि भैया जो ये आपके राजपूत है ना, ये किसकी संतान है? ये है आपके वैदिक आर्यों की संतान। किसकी संतान है? वैदिक आर्यों की संतान है। जिसका मतलब क्या है? वैदिक का मतलब आते ही एक चीज हो गई जिसका ना बोल सकते हो आप स्वदेशी, मतलब इसी देश से इनका संबंध रहा है, बाहर से नहीं आए हैं।
इसके अनुसार राजपूत जो हैं वो शुद्ध तौर पर भारतीय हैं, अर्थात वैदिक आर्यों की संतान है। क्लियर है आपको? तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया, ये तीसरा हो गया सीबी वैद्य जी का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि देखो यहां से आपका कोई भी मैच द फॉलोइंग बन सकता है। इधर आपके नाम दे देंगे, उधर आपसे पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगले आपके जो इतिहासकार हैं जिनकी आप बात कर सकते हो, ये बोलते हैं, चलिए नाम देख लेते हैं। अगला नाम है आपका नंबर 4, DR भंडारकर, इतिहासविद हैं। इनके नाम अपने को थोड़े से ध्यान में रखते हुए चलने हैं। ठीक है, अब DR भंडारकर जी जो हैं, इनका मत क्या है? ये बोलते हैं कि भैया जो आपके राजपूत है ना, ये किसकी संतान है? भाई ये क्या मानते हैं? DR भंडारकर जी बोलते हैं कि या तो ये आपके ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए, या फिर ये बोलते हैं कि जो गुज्जर हैं उनसे उत्पत्ति की बात मानते हैं राजपूतों की। तो यदि आपसे कोई पूछे कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों अथवा गुजरों से हुई, ये कौन मानते हैं? तो DR भंडारकर। अच्छा, इनकी बात का समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है, ये भी पूछ सकता है। दूसरा नाम दे दे तो एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा जी। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा जी, जो इनके मत के क्या रहे? समर्थक रहे कि भैया जो भंडारकर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्लियर है आपको? तो ये 4 सिद्धांत आपने यहां पर देख लिए। अब ये चीजें देखो थोड़ी ध्यान रखने की हैं और अपने को ध्यान तो रखनी ही पड़ेंगी। क्लियर है आपको? चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके बिना तो काम कैसे चलेगा। 5वां नाम है आपका कर्नल जेम्स टॉड। जैसे कि मान लो आपका जेम्स बॉन्ड था ना, तो लगभग यूं मान के चलो कि टॉड जी अपने राजस्थान के जेम्स बॉन्ड ही रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत सम्मान की नजर से देखना, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अब हम यहां पर जानेंगे कि कर्नल जेम्स टॉड का बेसिकली उनका क्या नियम था। चलो आवाज वगैरह प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भाई कर्नल जेम्स टॉड जो है वो क्या सिद्धांत देते थे। भैया कर्नल जेम्स टॉड सीधे सीधे बोलते थे कि भाई मैं तो ये मानता हूं कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये बोलते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो सीधे से मानते हैं कि विदेशियों से हुई है। ध्यान कर लो, ये स्वदेशी नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजपूत जो उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, वो कहां से हुई है? आपके विदेशियों से इन्होंने उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है? ये तो एक तरह से बोलते हैं कि जो राजपूत हैं वो एक तरह से 5वीं जाति है। कभी आपसे पूछ ले कि राजपूतों को 5वीं जाति के रूप में बताने वाले व्यक्ति कौन है, तो कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, 5वीं जाति की संज्ञा इन्होंने दी है। अच्छा कैसे? अब आप पूछेंगे कि यार ये 5वीं जाति कौन सी है, हमको तो अभी तक जो 4 जातियां हैं वही नहीं पता। देखो मैं आपको बताता हूं कि आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तब भी ये 4 जातियों का नाम तो आप वहां पर भी पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं आपको, 4 जातियां कौन सी हैं। नाम सुना होगा आपने, शक, कुषाण, नाम सुने आपने, शक, कुषाण। ठीक है, इसके अलावा शीथियन, शक, सीथियन, कुषाण, और चौथे हैं आपके हूण, जिनको बोला जाता है कि ये कौन सी रही है? ये रहे हैं विदेशी आक्रांता। क्या रहे हैं? विदेशी आक्रांता जाति इनको कहा गया है। अब कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे कहने से इसमें +1 और कर लो, और +1 कौन से हैं? राजपूत। तो भैया कर्नल जेम्स टॉड बता रहे हैं कि राजपूत भी क्या रहे हैं? एक प्रकार से विदेशी रहे हैं, और 5वीं जाति की संज्ञा इन्होंने यहां से राजपूतों को दे दी। अब आप पूछेंगे कि यार ऐसे कैसे हो गया? तो भैया ऐसे जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो ये आपके शक, शीथियन, हूण, कुषाण हैं, ये जो विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, भारत के कुछ क्षेत्र इन्होंने जीते, लूटे, और वहां पर जो भारतीयों के साथ में इन्होंने क्या किए? भारतीयों के साथ में जो इन्होंने वैवाहिक संबंध किए,
भारतीयों के साथ में जो वैवाहिक संबंध किए उससे ये बोलते हैं कि भैया ये जो वैवाहिक संबंध बने उनसे जो उत्पन्न हुए उनको क्या बोला उन्होंने, उनको बोला उन्होंने राजपूत। ये मेरा मत नहीं है, ये मत है कर्नल जेम्स टॉड का। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड का ये मत रहा है। अच्छा, और कर्नल जेम्स टॉड से यदि पूछें कि भाई आप 4 जातियों की बात कर रहे हो, शक, कुषाण, शीथियन, हूण, तो आप किसको मानते हो, तो ये बोलते हैं, देखो मैं आपको एकदम परफेक्टली समझा दूं, ये राजपूत मानेंगे किसको, ये मानेंगे कि जो आपके शक हैं, कौन है, शक और सीथियन। शक और सीथियन जो है बेसिकली जब इनका भारतीयों के साथ में वैवाहिक संबंध बने तो पर्टिकुलर बात करें तो ये कहेंगे शक और सीथियन की वजह से आपके कौन उत्पन्न हुए, आपके उत्पन्न हुए राजपूत। ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछे कि हूणों से कौन मानता है, तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, चलो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि भाई हूणों से कौन मानता है, तो आपके स्मिथ साहब हैं, वो मानते हैं कि इन विदेशियों में से चारों में से कौन थे, हूण थे, जिनसे राजपूतों की आपके क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा भाई अब ये देखेंगे यार, शकों को ले लिया, इधर से शीथियन को भी ले लिया, हूण को भी ले लिया, तो कुषाण रह गए। तो आपसे यदि कोई बात करे कि कुषाण जो है, कुषाणों से राजपूत होने का यदि संबंध होने की बात कोई करते हैं तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपके, मैं लिख देता हूं आपको यहां पर, उनका नाम है विलियम क्रुक और कनिंघम। इनके नाम आप सब आगे देखने वाले हो, इन सभी के नाम। ठीक है, तो मैं आपको यहां से एक बार ये समस्त चीजें जो हमने देखी हैं उनको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो स्लाइड से आपको समझ में आना चाहिए कि देखो ये आपके शॉर्ट नोट्स ही बन रहे हैं जो मैं आपको अपने साथ शेयर करूंगा इनको, तो आपको उसके बाद में ना शॉर्ट नोट्स के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनको आराम से इसके अंदर कुछ और एड ऑन करनी हो वो कर लेना। ठीक है, यदि आप नोट्स फॉर्मेट में लिखना चाहते हो वैसे लिख लेना। ठीक है, बाकी ये पूरा आपके शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बोला है मैंने कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने किनसे मानी उत्पत्ति, इन्होंने मानी उत्पत्ति कि भैया राजपूत तो विदेशी उत्पत्ति हैं। कैसे, इन्होंने बोला कि राजपूतों को मैं 5वीं जाति का दर्जा देता हूं। अरे कैसे, 4 जाति कौन कौन सी हैं, तो भैया 4 जातियां बताई इन्होंने, शक, कुषाण, सीथियन और हूण, जो कि विदेशी आक्रांता थे। तो इन्होंने बोला कि ये जो 4 जातियां हैं ना, इनके अलावा जो 5वीं जाति डेवलप हुई वो कौन सी हो गई, राजपूत। अब भैया कैसे हो गई, तो ये जो आक्रांता आए, इन्होंने भारतीयों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए, उनसे उत्पत्ति हुई। स्पेशली वो मानते हैं शक और सीथियन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, हूण जो है, अब इनमें से विंस्टन आर्थर स्मिथ जो है वो कहते हैं आपके कि नहीं, हूण जो आए थे ना, इनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई वैवाहिक संबंध के बाद में। अब बच गए कुषाण, तो कुषाणों के बारे में किसने कहा, विलियम क्रुक और कनिंघम जो हैं वो आपके बताते हैं कि कुषाण जो हैं उनसे उत्पत्ति हुई किसकी, राजपूतों की। तो यदि आप चाहें तो इस स्लाइड को यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, आज के लेक्चर के लगभग हम अंतिम सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो हिस्ट्री के अंदर कभी आपको लग भी सकता है कि यार क्या बोरिंग चीजें पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इनको पढ़ने से। मतलब यार देखो, ये एक एग्जाम निकालना है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के सारे एग्जाम में ना बढ़िया वेटेज रहता है। ठीक है, तो एक बार ढंग से पढ़ लोगे तसल्ली से तो हमेशा के लिए जान छूटेगी आपकी। ठीक है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो और मजा आएगा। क्वेश्चंस जब सॉल्व होने लगेंगे ना एग्जामिनेशंस के अंदर, तब फील होगा कि यार उस टाइम जो मेहनत की थी ना
हो सकता है नहीं पसंद हो यार, किसी को हिस्ट्री पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, कौन इतनी चीज़ों में जाए। तो यदि आप हम पे भरोसा रख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो बेसिकली ये है कि आपकी जो मेहनत है ना यार, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना एग्जाम में, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए तो यहां से हम आगे मूव करेंगे। अगला नाम आता है, अगला नाम आएगा आपका DR चट्टोपाध्याय। अगला नाम आएगा DR चट्टोपाध्याय का। और DR चट्टोपाध्याय जी बोलते हैं कि भैया, इन्होंने बोला कि हम तो ये बोलेंगे, कभी सवाल बन जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति की मिश्रित अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो राजपूतों की उत्पत्ति की आपके मिश्रित अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन थे? DR चट्टोपाध्याय। ठीक है, मिश्रित का मतलब ये बोलते हैं कि न तो देशी हैं और न ही कौन है, विदेशी हैं, दोनों का आप कह सकते हैं मिक्सचर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? कोई पूछ ले कि राजपूतों की उत्पत्ति की मिश्रित व्याख्या करने वाले, मिश्रित अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है आपकी DR चट्टोपाध्याय। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में बहुत ही फेमस आपके एक सिद्धांत है जिसे बोला जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अग्निकुंड का सिद्धांत। चलिए, ये कई बार सवाल आपके पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बोला है आपके अग्निकुंड का सिद्धांत। और अग्निकुंड के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? आप सभी इनका नाम जानते हैं, चंदबरदाई। चंदबरदाई किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो। मैंने पहले भी बताया, पृथ्वीराज विजय अलग है, पृथ्वीराज रासो अलग है। तो आपके कौन है? चंदबरदाई। ठीक है, ये बताते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? नाम से पता चल रहा है अग्निकुंड। कुंड का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हो, जैसे अपने हवन होता है ना, हवन, उसमें जो वेदिका यूज लेते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? कुंड बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं, सीधी सी बात है कि अग्निकुंड मतलब यज्ञ से उत्पत्ति की बात करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अग्निकुंड मतलब यज्ञ, मतलब यज्ञ किया गया और यज्ञ से उत्पत्ति हुई राजपूतों की। थोड़ी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन कह के गए तो अपने को तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि अब आप पूछोगे कौन, तो एक मुनि हुए जिनका नाम है वशिष्ठ। तो पहले ऐसा बोला जाता था भैया कि जो आपके जो तपस्वी होते थे, मुनि होते थे, ये अपनी तप साधना से इतने इफेक्टिव हो जाते थे कि इस प्रकार से वो संतान भी उत्पन्न कर सकते थे। एक उनके अंदर ये शक्तियां डेवलप हो जाती थी, ऐसी बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो यहां से बोल रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ने आपके आबू पर्वत है, जो अपना माउंट आबू वाला आबू पर्वत है, यहां पर क्या करी? इन्होंने यहां पर करी तपस्या, और उस तपस्या के फलस्वरूप जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ से उत्पत्ति हुई राजपूतों की। ऐसे कहा गया अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, ये चीज समझ में आ गई। इन्होंने बोला कि जो अग्निकुंड है, इससे 4 जातियां उत्पन्न हुई। एक बार देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि अग्निकुंड से कितनी जातियां? 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। एक एक करके अपन देख लेते हैं कि अग्निकुंड से कौन सी 4 जो आपके जातियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई। देखो, एक हुए आपके प्रतिहार, दूसरे हुए आपके कौन? परमार। आगे आप इतिहास पढ़ते हो तो प्रतिहारों का नाम आता है, परमारों का नाम आता है। तो यहां से माना जाता है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से। तीसरा इन्होंने बोला चालुक्य वंश। आपने नाम सुना होगा, चालुक्यों का नाम सुना होगा, चालुक्य वंश, या फिर उसका दूसरा नाम बताया जाता है सोलंकी वंश, कि सोलंकियों से उत्पत्ति। और चौथा इन्होंने बोला चहमान, जो आगे आपका नाम चल के क्या बन गए? चौहान। तो यहां पर जब आपके चंदबरदाई की बात करें
तो चंद पृथ्वीराज रासो में कहते हैं कि अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पत्ति होती है। अग्निकुंड के सिद्धांत का मतलब मुनि वशिष्ठ ने कहां पर, आबू पर्वत पर तपस्या करी, यज्ञ किया, उसके फलस्वरूप जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई और उसमें बोला जाता है कि 4 जातियां उत्पन्न हुई। नाम दिया गया प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी, या फिर चहमान, या फिर चौहान। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, तो ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं बताऊं कि इतिहासविद जो मानते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत को सर्वमान्य मत भी कहा जाता है, ये माना है भैया सबने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हुई है पृथ्वीराज रासो की। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा, वो सभी कहानी आप जानते होंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से चंद्रबरदाई ने लास्ट में बेदने के लिए कहा कि वो किवंदंती, सब आप जानते हो। कुछ उसको प्रामाणिक मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी सी चीज ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो की बोलते हैं कि लिखना शुरू किया था चंद्रबरदाई ने, लेकिन चंद्रबरदाई ने तो इसको लिखना शुरू किया, लेकिन क्या वो पूर्ण कर पाए थे? क्योंकि उनकी स्टोरी तो यही कहती है कि वो तो पृथ्वीराज के साथ में ही एक दूसरे को उन्होंने तलवार घोंप दी थी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज अंधे हो गए थे और गौरी पर उन्होंने शब्द बेदी बाण दागा, तो वो सारी चीजें आपको मालूम है, अपने आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? पूर्ण किया था उनके पुत्र जलहण ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले कौन थे? जलहण थे। क्लियर है? तो यहां से आज का जो अपना लेक्चर था उसमें हमने किन चीजों को सीखा, मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइंड करा देता हूं पूरे लेक्चर को 5 मिनट के अंदर, तो समझने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का क्षेत्रीय डिवीजन, उसके बाद में हमने समझने का प्रयास किया कि बेसिकली इतिहास क्या होता है, क्यों उसको पढ़ना होता है। पहली बात की राजस्थान के नामकरण की, तो पहला नाम दिया गया राजपूताना। किसने दिया? सबसे पहला नाम दिया गया राजपूताना। किसने दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने दिया। किताब थी उनकी मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमसन, इसके बाद जॉर्ज थॉमस। उसके बाद दूसरा नाम दिया गया रायथान। किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसमें दिया? किताब है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके संपादक थे विलियम क्रुक और समर्पित थी यति ज्ञान जी के लिए। ठीक है, ये बात करी। उसके बाद में ही बताया गया कि राजस्थान जो शब्द है वो भी प्रयोग किया कर्नल जेम्स टॉड ने, लेकिन इस पुस्तक का दूसरा भाग द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, जो कि 1832 में रचित हुई। इसके बाद हमने बात करी राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी, तो भैया 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र था अजमेर मेड़वाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो लावा ठिकाना टोंक, नीमराणा अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसके अलावा 19 रियासतें जो हैं वो अपन ने देख ली। अजमेर मेड़वाड़ा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इतिहास में राजस्थान का जो इतिहास है उसमें मध्यकाल और आपका जो आधुनिक काल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत योगदान रहा है। सवाल यहाँ से राजस्थान से बनते हैं। इसके बाद हमने आज का जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करी। तो सबसे पहले आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो बोलते हैं कि किसकी संतान थे, ये बोलते थे आर्यों की संतान है। उनको बोला गया क्षत्रिय, और उसमें 2 क्लासिफिकेशन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अब बात करेंगे कि जब क्षत्रिय मान लिया तो नैनचंद सूरी अपनी बुक जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य, और जयानक भट्ट जो उनकी किताब है पृथ्वीराज विजय, ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि राजपूत कहां से? भाई बिल्कुल सही बात है, जो आर्यों से उत्पत्ति है वो सही है, लेकिन कौन से? सूर्यवंशी। ठीक है, उसके बाद आपके सीबी वैद्य जी हैं, वो बोलते हैं कि भैया आर्य तो आपने बोल दिया, लेकिन मैं विदेशी आर्य नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं देसी। ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान इन्होंने राजपूतों को बताया। 3 बात हो गई। चौथा है DR भंडारकर, ये कहते हैं न तेरी न मेरी, किसकी? सबकी। इसका मतलब सॉरी DR भंडारकर तो बोलते हैं कि ब्राह्मण या गुजरों से उत्पत्ति हुई, और गोपीनाथ शर्मा जी भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आपके कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो वो बोलते हैं भैया कौन से हैं? विदेशी हैं ये। विदेशियों में भी कौन से? शक, कुषाण, सीथियन और हूण। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये है कौन सी?
पांचवी जाति, जिसके अंदर आपके बताया गया कि शक और सीथियन से बेसिकली वो किसको मानते हैं, राजपूतों को। बात करें हूण किसने कहा, तो हूण कहने वाले आपके कौन है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, विंस्टन आर्थर स्मिथ। इसके अलावा कुषाण कहने वाले कौन है, तो कुषाण कहने वाले हैं विलियम क्रुक और कनिंगम। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको याद भी रखनी है। नंबर 6 पर देखा आपने डी.आर. चट्टोपाध्याय जो बोलते हैं मिश्रित, और अंत में हमने देखा नंबर 7 पर अग्निकुंड का सिद्धांत, जिसके अंदर बोला गया कि कहां से उत्पन्न हुए, यज्ञ से उत्पन्न हुए। 4 जातियों की बात करी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चहमान यानी चौहान। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर रहा, इसके अंदर हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया, जिसके अंदर हमने जाना कि कहां से ये नाम राजस्थान आया है और किस प्रकार से राजपूत कहा गया, और राजपूत की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं। यहां से आपके बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ये करूंगा कि आप जब भी अगली क्लास में आए तो जरूर से जरूर इन चीजों को रिवाइज करके आए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अपन शुरू करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप यहाँ जुड़े रहें। मैं आपसे बिल्कुल वादा करूंगा कि राजस्थान का इतिहास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलिए, तो मिलते हैं अगली कक्षा में।